गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे आयनिक सामर्थ्य। अपना आज का टॉपिक है आयनिक सामर्थ्य यानी कि आयोनिक स्ट्रेंथ। ठीक है, आयनिक सामर्थ्य या फिर आयोनिक स्ट्रेंथ क्या होती है या किस काम के लिए इसको यूज किया जाता है आयनिक सामर्थ्य को। तो देखो, विद्युत अपघट्य की सांद्रता के साथ विद्युत अपघट्य की सांद्रता के साथ सक्रियता गुणांक में परिवर्तन ज्ञात करने के लिए आयनिक सामर्थ्य का उपयोग किया जाता है। विद्युत अपघट्य की सांद्रता के साथ, किसकी? विद्युत अपघट्य की सांद्रता के साथ सक्रियता गुणांक में परिवर्तन ज्ञात करने के लिए आयनिक सामर्थ्य का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब तो क्या है? विद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य की सांद्रता के साथ सक्रियता गुणांक में सांद्रता के साथ सक्रियता गुणांक में परिवर्तन ज्ञात करने के लिए सक्रियता गुणांक में परिवर्तन ज्ञात करने के लिए इसका यूज किया जाता है, आयनिक सामर्थ्य का उपयोग किया जाता है। के लिए आयनिक सामर्थ्य का उपयोग किया जाता है। सामर्थ्य का उपयोग किया जाता। ठीक है, विद्युत अपघट्य की सांद्रता के साथ सक्रियता गुणांक में परिवर्तन ज्ञात करने के लिए आयनिक सामर्थ्य का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब विलयन में विद्युत अपघट्य का विलयन है। ठीक है, तो विद्युत अपघट्य जो है उसमें क्या है? आयन उपस्थित होंगे। विद्युत अपघट्य के विलयन में क्या होंगे? आयन उपस्थित होंगे। तो विलयन में आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का माप जो है वो आयनिक सामर्थ्य होती है। विलयन में आयनों की उपस्थिति के कारण, क्या? विलयन में आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का माप आयनिक सामर्थ्य होती है। ठीक है, आयनिक सामर्थ्य जो है वो विलयन में आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का माप होती है। तो यह क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का माप होती है। आयनिक सामर्थ्य या आयनिक स्ट्रेंथ जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का माप होती है। ठीक है, तो विलयन में आयनों की उपस्थिति के कारण जो आयनिक सामर्थ्य है वो क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का माप है। आयनिक सामर्थ्य क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का माप है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? विद्युत अपघट्य की सांद्रता के साथ सक्रियता गुणांक में परिवर्तन ज्ञात करने के लिए आयनिक सामर्थ्य का उपयोग किया जाता है। और यह विद्युत क्षेत्र की माप होती है या यह विद्युत क्षेत्र का माप है। ठीक है, अब आयनिक सामर्थ्य का निर्धारण करने की प्रक्रिया। निर्धारण करने की प्रक्रिया क्या है? आयनिक सामर्थ्य का निर्धारण करने की प्रक्रिया। निर्धारण करने की प्रक्रिया। निर्धारण करने की प्रक्रिया। निर्धारण करने की प्रक्रिया क्या है? तो देखो, यदि विद्युत अपघट्य विलयन में आयनों की मोलर सांद्रताएं, यदि
विद्युत अपघट्य विलयन में आयनों की सांद्रताएं m1, आयनों की मोलल सांद्रताएं, आयनों की कौन सी मोलल सांद्रताएं बराबर m1, m2, m3 है तो, तथा इन आयनों पर आवेश, इन आयनों पर आवेश क्रमशः, इन आयनों पर आवेश क्रमशः क्या है Z1, Z2, Z3, Z4। ठीक है, तो क्या है आयनिक सामर्थ्य का निर्धारण करने की प्रक्रिया क्या है? तो देखो, यदि विद्युत अपघट्य विलयन में आयनों की मोलल सांद्रताएं, मोललिटी, मोलल सांद्रताएं अगर m1, m2, m3, m4 है तो इन आयनों पर आवेश क्रमशः क्या है Z1, Z2, Z3 और Z4 है। तो हम आयनिक सामर्थ्य को, विद्युत अपघट्य की आयनिक सामर्थ्य निम्न होगी। तो विद्युत अपघट्य की आयनिक सामर्थ्य निम्न होगी। ठीक है, तो आयनिक सामर्थ्य निर्धारण करने की प्रक्रिया क्या है कि यदि विद्युत अपघट्य विलयन में आयनों की मोलल सांद्रताएं m1, m2, m3, m4 और इन आयनों पर आवेश क्रमशः Z1, Z2, Z3 है तो विद्युत अपघट्य विलयन की या विद्युत अपघट्य की आयनिक सामर्थ्य हम इस प्रकार दर्शाते हैं। आयनिक सामर्थ्य को म्यू से दर्शाया जाता है। आयनिक सामर्थ्य को किससे दर्शाते हैं? म्यू से। आयनिक सामर्थ्य को म्यू से दर्शाया जाता है। तो म्यू इज इक्वल टू क्या होगा? म्यू इज इक्वल टू होगा हाफ ब्रैकेट में m1 Z1 स्क्वायर प्लस m2 Z2 स्क्वायर प्लस m3 Z3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, तो विद्युत अपघट्य की आयनिक सांद्रता को या विद्युत अपघट्य की आयनिक सामर्थ्य को हम किस प्रकार दर्शाते हैं? म्यू इज इक्वल टू हाफ m1 Z1 स्क्वायर प्लस m2 Z2 स्क्वायर प्लस m3 Z3 स्क्वायर प्लस डैश 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 डैश। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू हाफ सिग्मा mi zi का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, हाँ, म्यू इज इक्वल टू हाफ सिग्मा mi zi स्क्वायर। ठीक है, इसको लगा लिया इक्वेशन नंबर 1, इसको लगा लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब जहां पर ये जो m है वो m क्या है? m है आयनों की मोललता, है ना। m क्या है? आयनों की मोललता। और z क्या है? आयनों पर आवेश। z क्या है? आयनों पर आवेश। ठीक है, m क्या है? आयनों की मोललता है और z क्या है? आयनों पर आवेश है। अब आयनिक सामर्थ्य म्यू और माध्य सक्रियता गुणांक गामा प्लस माइनस के मध्य निम्न संबंध होता है। ठीक है, एक आयनिक सामर्थ्य म्यू और माध्य सक्रियता गुणांक गामा प्लस माइनस के मध्य संबंध क्या होता है, तो वो हम देखेंगे। आयनिक सामर्थ्य म्यू और माध्य सक्रियता गुणांक गामा प्लस माइनस के मध्य संबंध होता है लॉग
गामा प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस 0.509 माइनस 0.509 जेड प्लस जेड माइनस म्यू अंडर रूट म्यू। ठीक है, तो क्या है आयनिक सामर्थ्य म्यू, आयनिक सामर्थ्य म्यू और माध्य सक्रियता गुणांक गामा प्लस माइनस के मध्य ये संबंध होता है। लॉग गामा प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस 0.509 जेड प्लस जेड माइनस अंडर रूट म्यू। ठीक है, यहाँ पे म्यू क्या है, आयनिक सामर्थ्य है, गामा प्लस माइनस क्या है, माध्य सक्रियता गुणांक है, जेड प्लस जेड माइनस ऋणायन पर आवेश और ऋणायन पर आवेश है। ठीक है, तो ये किसमें संबंध है, आयनिक सामर्थ्य और माध्य सक्रियता गुणांक के मध्य संबंध। फिर अपने पास आयनिक सामर्थ्य का क्या फॉर्मूला आया था, आयनिक सामर्थ्य म्यू इज इक्वल टू विद्युत अपघट्य की आयनिक सामर्थ्य म्यू इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आया था, हाफ क्या था m1 z1 स्क्वायर प्लस m2 z2 स्क्वायर प्लस m3 z3 स्क्वायर प्लस डैश 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 ये था। और ये क्या था सिग्मा mi zi का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या था म्यू इज इक्वल टू हाफ सिग्मा mi zi स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल लेते हैं, इस फॉर्मूले पे बेस्ड हम एग्जाम्पल करते हैं, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखो 1:1 प्रकृति की विद्युत अपघट्य के लिए सबसे पहले 1:1 विद्युत या 1:1 प्रकृति के विद्युत अपघट्य के लिए, विद्युत अपघट्य के लिए 1:1 प्रकृति के विद्युत अपघट्य के लिए 1:1 का क्या मतलब है यहाँ पे कि धनायन की संख्या भी एक है और ऋणायन की संख्या भी क्या है, एक है। तो 1:1 प्रकृति के विद्युत अपघट्य के लिए, जैसे 1:1 प्रकृति के विद्युत अपघट्य कौन कौन से होते हैं, NaCl, धनायन भी एक है और ऋणायन भी क्या है, एक है। ठीक है, और KCl है और सीजियम क्लोराइड है। ठीक है, इन पर धनायन और ऋणायन पर आवेश भी क्या है 1 है और संख्या भी क्या है 1 है। ठीक है, धनायन और ऋणायन पर आवेश भी 1 है और संख्या भी, धनायन और ऋणायन की संख्या भी क्या है 1 है। तो ये क्या है 1:1 प्रकृति के विद्युत अपघट्य है। तो इनके लिए हम आयनिक सामर्थ्य कैसे निकालेंगे, तो वो हम देखते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया NaCl का, NaCl का एग्जाम्पल लिया। ठीक है, ये विलयन में अपन को कौन से आयन देता है, Na प्लस Cl माइनस आयन देता है। ठीक है, अब माना NaCl की प्रारंभिक सांद्रता मोललता, माना NaCl की प्रारंभिक सांद्रता 1 है। ठीक है, पहले क्या थी आयनिक सांद्रता, क्या थी प्रारंभ में NaCl की प्रारंभिक सांद्रता 1 है जब इसका आयनीकरण नहीं हुआ, जब इसका Na प्लस और Cl माइनस में इसका आयनीकरण नहीं हुआ है तब इसकी सांद्रता क्या है 1 है और इनकी सांद्रता क्या होगी 0 0, क्योंकि अभी तक NaCl इनके अंदर आयनीकृत नहीं हुआ है। तो प्रारंभ में NaCl की सांद्रता क्या है 1 है और इन दोनों की 0 0। फिर आयनीकरण के बाद में, आयनीकरण के बाद में क्या होगा, ये NaCl जो है वो किसमें अपघटित हो जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस है अपघटित हो जाएगा। तो आयनीकरण के बाद में इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी NaCl की 0 हो जाएगी और इन दोनों की क्या होगी 1 1, क्योंकि पूरा NaCl आयनीकरण से क्या हुआ, पूरा NaCl जो है वो Na प्लस और Cl माइनस में अपघटित हो गया। अब NaCl नहीं बचा है अपने पास, तो इसकी सांद्रता क्या हो गई 0 हो गई आयनीकरण के बाद में और इन दोनों की सांद्रता क्या हो गई 1 1 हो गई। ठीक है, तो इसके लिए हम आयनिक सामर्थ्य कैसे निकालेंगे, तो देखो, तो हम Na प्लस की बात करते हैं। Na प्लस हेतु M1 यानी कि Na प्लस की मोललता या सांद्रता कितनी है 1 है, M1 है इज इक्वल टू 1।
ठीक है। और Na+A2 जेड कितना होगा, Z1 आवेश कितना है Na+ पर 1 आवेश है, तो यहाँ पे क्या होगा 1। ठीक है, फिर हम Cl- की बात करते हैं, Cl-A2 ये क्या हो जाएगा M2। ठीक है, तो इस यहाँ पे M2 कितना है, इसकी सांद्रता कितनी है 1 है, और Z2 कितना है, इस पर आवेश कितना है Cl- पर, वो भी 1 है। तो मान रख दिया, क्या किसमें रखना है, म्यू इज इक्वल टू हाफ M1 Z1 स्क्वायर प्लस M2 Z2 स्क्वायर। ठीक है, तो मान रख दिया M1 Z1 की वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू क्या है 1 1 है, M1 और Z1 की वैल्यू क्या है 1 1 है, तो हाफ 1 प्लस 1 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1 + 1 2 हो गया, और 2/2 क्या आया 1 आया, तो म्यू इज इक्वल टू क्या आया 1 आया। तो 1:1 प्रकृति के विद्युत अपघट्य के लिए म्यू की वैल्यू क्या आई अपने पास 1 आई, म्यू की वैल्यू क्या आई 1 आई, यानी कि 1:1 प्रकृति के विद्युत अपघट्यों के लिए आयनिक सामर्थ्य जो है वो सांद्रता की क्या होती है तुल्य होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 1:1 प्रकृति के विद्युत अपघट्यों के लिए आयनिक सामर्थ्य का मान क्या होता है इकाई होता है। ठीक है, या फिर विद्युत अपघट्यों की आयनिक सांद्रता जो है वो आयनिक सामर्थ्य जो है वो सांद्रता की क्या होती है तुल्य होती है। 1:1 प्रकृति के विद्युत अपघट्यों की आयनिक सामर्थ्य सांद्रता की क्या होती है तुल्य होती है। ठीक है, अब हम 2:1 प्रकृति के विद्युत अपघट्य की बात करते हैं। अब हम 2:1 प्रकृति की विद्युत अपघट्य की बात करते हैं, तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 विद्युत अपघट्य 2+1 विद्युत अपघट्य 2:1 CaCl2 विद्युत अपघट्य 2:1 के लिए ये क्या है 2:1 के लिए M1 का मान या M का मान क्या है यहाँ पे के लिए CaCl2 विद्युत अपघट्य 2:1 के लिए अपन को M दिया हुआ है, मोललता दी हुई है 0.1 मोल पर केजी, 0.1 मोल पर केजी दी हुई है, और विलयन की आयनिक सामर्थ्य ज्ञात करनी है। विलयन की आयनिक सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है अपन को CaCl2, ये कौन सा है 2:1 प्रकृति का विद्युत अपघट्य है, तो CaCl2 विद्युत अपघट्य 2:1 प्रकृति का विद्युत अपघट्य है, तो CaCl2 विद्युत अपघट्य 2:1 के लिए M इज इक्वल टू कितनी दी हुई है 0.1 मोल पर केजी दी हुई है, इस विलयन की आयनिक सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो CaCl2 विलयन में कौन से आयन देता है Ca2 प्लस 2Cl-। ठीक है, तो यहाँ पे प्रारंभ में यहाँ पे मोललता कितनी दी हुई है 0.1 दी हुई है, तो प्रारंभ में CaCl2 की मोललता कितनी है 0.1 है, और इन दोनों की आयनीकरण से पहले CaCl2 की मोललता कितनी है 0.1 है, और इन दोनों की क्या है 0 है। फिर आयनीकरण के बाद में इसकी सांद्रता 0 होती है, आयनीकृत CaCl2 आयनीकरण के बाद में CaCl2 की सांद्रता क्या होती है 0 हो जाती है, और Ca2+ की सांद्रता होगी 0.1 और इसकी भी क्या होगी 0.1। ठीक है, तो अब इनके लिए M1 और M2 M1 Z1 निकालते हैं। ठीक है, M1 Z1 पहले Ca2+ की बात करते हैं अब। ठीक है, Ca2+ है 2, M1 कितना है
नहीं देखो, यहाँ पे क्या है, इसकी सांद्रता क्या है 0.1 है, पर Cl कितने हैं 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा × 2, ये क्या हो गई 0.2। इसकी सांद्रता क्या आई, Cl माइनस की सांद्रता क्या आई 0.2 आई। ठीक है, A की सांद्रता होगी 0.1 और यहाँ पे 2Cl है, तो यहाँ पे 0.1 × 2, तो इसकी सांद्रता क्या आई 0.2। ठीक है, तो अब Ca2+ है तो M1 क्या होगा, M1 होगी इसकी 0.1। ठीक है, Z1 कितना होगा, Ca पर कैल्शियम पर आवेश कितना है 2 है, तो Z1 बराबर 2। अब Cl माइनस की बात करते हैं, ये तो M2 क्या होगा, M2 है कितना इसके 0.2 है, और Z2 कितना होगा इसका 1 होगा। तो वैल्यू रख दी है, म्यू इजिकल टू क्या आएगा अपने पास, हाफ M1 की वैल्यू कितनी है 0.1 इंटू 2 का स्क्वायर, Z1 की है 2 वैल्यू, प्लस M2 कितना है 0.2 इंटू Z2 कितना है 1 का। ठीक है, तो अब म्यू इजिकल टू क्या आया अपने पास, ये कितना आ गया 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो गया हाफ 0.4 प्लस ये क्या हो गया 0.2। ठीक है, तो ये क्या आ गया 0.6/2, कितना आया ये 0.6/2। मैं उधर ऊपर लिखती हूँ। ठीक है, म्यू इजिकल टू कितना आया अपने पास 0.6/2 इजिकल टू क्या आया 0.3। ठीक है, कितना आया अपने पास 0.3 आया। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हमने लिया 0.1 m NaCl दिया हुआ है और 0.2 m Na2SO4 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अपन को कि 0.1 m अपन को दी हुई है NaCl, 0.1 m NaCl और 0.2 m दिया हुआ है Na2SO4। ठीक है, 0.2 m दिया हुआ है Na2SO4 दिया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों के लिए इन दोनों का विलयन है। ठीक है, एक तो NaCl प्लस क्या है Na2SO4 है। अपन ने 0.1 m NaCl को 0.2 m Na2SO4 के साथ मिलाकर क्या बनाया है, विलयन बनाया है। अब उस विलयन की क्या निकालनी है अपन को, आयनिक सामर्थ्य निकालनी है। ठीक है, तो अब देखो इसमें Na प्लस आयन की, सबसे पहले Na क्या देगा, NaCl क्या देगा विलयन में, Na प्लस प्लस Cl माइनस देगा। ठीक है, और Na2SO4 कौन से आयन देगा, Na2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस, 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस देगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले Na की बात करते हैं, तो Na आयन की कुल सांद्रता, Na आयन की, यहाँ पे NaCl प्रारंभ में NaCl की सांद्रता कितनी है 0.1 है, और इनकी प्रारंभ में कितनी थी 0.0 थी, और आयनीकरण के बाद में क्या हो गई, इसकी 0.1 हो गई और इसकी भी क्या हो गई 0.1 हो गई। ठीक है, और इसकी प्रारंभ में सांद्रता कितनी है 0.2 है, और प्रारंभ में इन दोनों की 0 है, फिर आयनीकरण के बाद में इसकी 0 हो जाती है और इसकी क्या हो जाती है, इसकी क्या है 0.2 है, और ये Na कितने हैं 2 है, तो 2 × 0.2 प्लस SO4 की सांद्रता में क्या होगी 0.2। ठीक है, तो ये कितनी हो गई 0.4। ठीक है, कितनी हो गई ये 0.4 और इसकी कितनी है 0.2। अब हम Na2 की या Na प्लस की कुल सांद्रता, Na प्लस आयनों की कुल सांद्रता निकालते हैं। Na प्लस आयन की कुल मोललता, Na प्लस आयन की Na प्लस आयन की कुल मोललता क्या होगी 0.1 और यहाँ पे कितनी है 0.4, तो कितनी हुई 0.5। ठीक है, 0.1
Na प्लस आयन की कुल मोलरता कितनी हुई, ये 0.1 और ये कितनी है 0.4, तो 0.1 प्लस 0.4 कितना आया 0.5। ठीक है, उसके बाद में Cl माइनस की बात करते हैं। Cl माइनस आयन की कुल मोलरता, ठीक है, Cl माइनस आयन की कितनी है 0.1 है, मोलरता कितनी है 0.1, ठीक है। और फिर किसकी बात करें अपन, SO4 2 माइनस आयन की मोलरता क्या होगी इसकी क्या है 0.2, इसकी कितनी है 0.2 है। ठीक है, तो ये क्या है M1 है, ये क्या है M2 है और ये क्या है M3। ठीक है, अब यहाँ पे Z1 क्या होगा, उसके लिए Na प्लस आयन के लिए Z1 क्या होगा, Na प्लस सोडियम पर कितना आवेश है +1 है, और Cl क्लोराइड पर कितना आवेश है Z2 का मान क्या है 1, और सल्फेट पर कितना आवेश है 2, Z3 क्या आया 2 आया। ठीक है, तो अब मान रखना है अपन को और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसका इस फॉर्मूले में मान रख के फिर सॉल्व करना है। न्यू इज इक्वल टू हाफ M1 Z1 स्क्वायर प्लस M2 Z2 स्क्वायर प्लस M3 Z3 स्क्वायर। ठीक है, ये बाकी की कैलकुलेशन क्या है मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ, जो आंसर आ गया वो आप लोग खुद निकालोगे। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन मैं आप लोगों पर छोड़ रही हूँ। फिर यहाँ अपन ने इसके 2-3 एग्जाम्पल ले लिए हैं आयनिक सामर्थ्य पे। फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक आता है डी बाई हक्कल ऑन सागर समीकरण, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।